नमस्ते। मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। और आज हमारे अड्डे यानी कि द लल्लन टॉप के अड्डे पर है एक बहुत ही बेहतरीन गीतकार, लेखक, कवि और उसके साथ साथ ये एक पहला इंडिया का पोइट्री बैंड चलाते हैं जिसका नाम है द इंक बैंड। सो इरशाद कामिल जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर। तो अभी रिसेंटली आपकी एक पोइट्री वीडियो रिलीज हुई है जिसका नाम है खूबसूरत ख्याल, जो आपके ही बैंड यानी कि द इंक बैंड की है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसके पीछे का बेसिक आइडिया क्या था, क्या स्टोरी चल रही थी आपके माइंड में जब आपने ये लिखी। जी मैं आपको बताऊं, ये मैंने लॉकडाउन के दौरान लिखी थी। तालाबंदी जब हुई थी, तालाबंदी के दौरान मैंने ये लिखा था, क्योंकि माहौल कुछ इस तरह का था जहाँ पे एक हल्का सा मन अंदर ही अंदर थोड़ा सा उदास हो रहा था। और थोड़ा ऐसा भी था कि थोड़ी मोहब्बत की जरूरत भी थी और थोड़ी सी एक ऊर्जा की जरूरत थी। उस दौरान मैंने ये लिखा था। और बेसिकली खूबसूरत ख्याल मोहब्बत की बात करने वाली एक नज्म है। वो वैसा एक गाना है, खूबसूरत ख्याल। मोहब्बत की बात जिंदगी की मुझे लगता है सबसे जरूरी बात होती है। उसके बिना जिंदगी पूरी नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। और तालाबंदी के बाद भी अब जब देखिए तो माहौल थोड़ा सा उस तरह से नहीं आया, वहां पे नहीं आया जहां पे तालाबंदी से पहले हम थे। राइट। वो वो खुलापन, वो एक जिंदगी में उछाल, वो एक बाउंस जिसे जिससे हम चल रहे थे, वो बाउंस नहीं है। अभी भी कहीं उदासी की धुंध हमारे साथ चल रही है। तो उदासी की धुंध को एक उम्मीद की धूप के साथ हटाने की कोशिश है खूबसूरत ख्याल। ओके। अच्छा, इसमें आप खुद भी फीचर हुए हैं इस वीडियो में, तो जी। क्या रीजन रहा कि हाँ मतलब खुद को फीचर करने का, उसमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीजन था। आ, ऐसा है हर्षिता जी कि इंक बैंड का जो कंप्लीट नाम है द इंक बैंड बाय इरशाद कामिल। हम्म। तो क्योंकि द इंक बैंड बाय इरशाद कामिल है तो इरशाद कामिल तो उसमें होगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो इस वजह से हमने जितने भी पहले वीडियोस बनाए हैं या इंक बैंड की हम परफॉर्मेंसेस करते हैं, इंक बैंड का हम्म। मकसद ही ये है कि अच्छी पोएट्री यूथ तक पहुंचाई जाए। हम्म। असल में हो क्या रहा है, सोशल मीडिया की बहुतात की वजह से अच्छे और बुरे की समझ थोड़ी सी कम होती जा रही है। सही बात। जिसको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स मिल गए हैं, जो मेरे जैसे थोड़े से नासमझ बच्चे हैं, उनको लगता है ये अच्छा है। हम्म। जबकि ऐसा नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि फॉलोअर्स खरीदे भी जा सकते हैं। सही बात। आपको अच्छे और बुरे की समझ खुद बनानी पड़ेगी। एक तरफ तो वो हैं जो ओरिजिनल कंटेंट पैदा कर रहे हैं, हम्म। जो असल कंटेंट पैदा कर रहे हैं, जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम्म। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ लोगों का लिखा पढ़ रहे हैं। राइट। अब लोगों का लिखा पढ़ना कोई कलाकारी नहीं है। हम्म। लिखारी वो है जो लिख रहा है। प्रेमचंद लिखारी थे, जॉन इलिया लिखारी हैं। हम्म। बाकी जो उनका लिखा पढ़ के वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं या फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लगता है साहित्यिक कंज्यूमरिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। हम्म। तो पहले तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या बाकी जगह पे जो वाकई साहित्य के, लिटरेचर के प्रेमी लोग हैं, मोहब्बत करते हैं हम्म। अच्छे लिखे हुए से, अच्छा लिखा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट इस आपके माध्यम से ये भी है कि अच्छे और बुरे की प्लीज पहचान कीजिए और असली और नकली की प्लीज पहचान कीजिए। क्योंकि आपको असल का लेबल लगा के बहुत कुछ नकल बेचा जा रहा है। हम्म। जो जिसका, अगर आपको प्रेमचंद ही पढ़ना है तो उसकी किताब पढ़ लीजिए।
अगर आपको जॉन इलिया ही पढ़ना है तो उसकी किताब खरीदिए। कोई आपको क्यों बताए कि जॉन इलिया के अच्छे बुरे शेर कौन से हैं या किसी और शायर के, बशीर बद्र के अच्छे बुरे शेर कौन से हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप दूसरों का ही लिखा पढ़ रहे हैं तो आप ओरिजिनल जनरेट नहीं कर रहे हैं, और जो ओरिजिनल जनरेट नहीं कर रहे हैं वो लिखारी नहीं है मेरे हिसाब से, वो कुछ और है। तो हम इंक बैंड के जरिए ओरिजिनल पोएट्रीज जो हैं वो पहुंचा रहे हैं लोगों तक, और ओरिजिनल कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपके हिसाब से खूबसूरत ख्याल की सबसे खूबसूरत लाइंस कौन सी हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। खूबसूरत ख्याल की सबसे खूबसूरत लाइन के आसानियों को ढूंढना, ये देखिए मेरी आदतों के खिलाफ है। आसानियों को ढूंढना मेरी आदतों के खिलाफ है, दूंगा जवाब तू अगर मुझे सबसे मुश्किल सवाल दे। वाह। क्योंकि जिंदगी आसानियों का नाम नहीं है हर्षिता जी। और उसका एक एक शेर, ये इसमें तो हमने खूबसूरत ख्याल के सिर्फ 2 ही बंद लगाए हैं, क्योंकि एक टाइम लिमिट भी होती है लोगों को। अदरवाइज ये लिखा, ये लंबी एक नज्म है। जैसे इसमें वो जो हर बार ही उधार के ना तू हौसले पे यकीन कर, हर बार ही उधार के ना तू हौसले पे यकीन कर, क्यों दूसरों की बात हो कभी खुद को अपनी मिसाल दे। बहुत अच्छा, काफी खूबसूरत। तो ये खुद को अपनी मिसाल देना बहुत जरूरी है। हम ऐसा अक्सर करते हैं, या हमारे माँ बाप या हमारे भाई बहन या हमारे दोस्त, अरे पता है तुझे पड़ोस वाले के ये हुआ, अरे उसने ऐसा किया, अरे तुम्हें पता है गांधी जी ने क्या किया था। हाँ, बड़े लोगों की मिसाल देना अच्छी बात है, हाँ। पर उससे अच्छी बात है हम खुद अपनी मिसाल खुद को दें कि यार मैं उन परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ा था, मैं किसी एक जिंदगी के मोड़ पे कैसे था, और उस मोड़ से मैं कैसे गुजरा। वो आपको ज्यादा मुझे लगता है बूस्ट करेगा। नो डाउट। अच्छा इरशाद जी, आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, और आप भी समाज की चीजों को देख परख कर उन्हें भी लिखते हैं, उन्हें परख कर। तो अब ये कोरोना टाइम हुआ था, जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन के बाद भी आपने इतना लिखा। अब जैसे कोरोना पेंडेमिक आया, एकदम से बिल्कुल डिप्रेसिंग सा हो गया था, जब आपको याद हो स्टार्टिंग का, जब 21 डेज वाला लॉकडाउन था, तो बहुत ही डिप्रेसिंग सा पूरा एनवायरमेंट हो गया था। तो आप उन सब के बारे में क्या सोचते हैं, जो ये टाइम चल रहा है, जो अभी तक, हालांकि पूरा अभी तक पेस पर नहीं आया है? जी, मुझे लगता है ये डिप्रेसिंग टाइम तो है ही, और था भी उस टाइम पे। शुरू में हुआ 21 दिन का, जब लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने एक लंबी कविता लिखी है उस वक्त पे, 21 दिन लंबी कविता, उसका शीर्षक ही यही है। इसकी ये एक बहुत लंबी 21 दिन लंबी कविता है। 21 दिन लंबी कविता शीर्षक है इस कविता का। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैंने 21 दिनों में लिखी है, पर ये 21 दिन के एहसास जरूर है। जैसे जो शुरुआत ऐसे होती है इस कविता की। एक जंगल है, उसमें 3 जानवर रहते हैं। जानवरों की ये विशेषता होती है, उन्हें धर्म के नाम पर लड़ाया नहीं जा सकता। ना शेरनी काजल लगाती है, ना भालू टाई पहनता है, ना चीता जूतों के बारे में सोचता है। भूख से बड़ी, पेट से ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं होती उन्हें। 3 जानवर गांधी के बंदर नहीं, जो मन में आए बोलते हैं, जो मन में आए सोचते हैं, जो मन में आए देखते हैं। जानवर ऊपर होते हैं सही गलत, अच्छे बुरे और स्वर्ग और नरक से। जानवरों का लालच उनके पेट के आकार का होता है, जिसे नापा जा सकता है। जंगल का कानून
लोकतंत्र का सही उदाहरण है। वाह, बहुत तो अच्छा। ये और भी मतलब इसमें ये खुलती हैं चीजें आगे, जिस जिस तरह से महसूस हुआ, जिस जिस तरह से एक बहुत डिप्रेसिव सा माहौल हो गया था, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था, मैं तो खासकर नहीं था, मेरी तरह से और भी बहुत सारे होंगे कि इस तरह से बंद हो जाएंगी चीजें, और बंद हो गई तो उदासी छा गई। जो जो सड़क पे चहल पहल रहती थी वो चहल पहल नहीं रही। वो एक दूसरे को फोन करने में आदमी सोचता था, यार फोन करूं, हाल पूछूं, कोई ऐसी अच्छी खबर नहीं थी जो नहीं आप आई तो आदमी सही। शेयर कर सके। तो अभी भी हम पूरी तरह उससे उभरे नहीं हैं, पर मुझे लगता है जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह से सब माहौल फिर से दोबारा से पटरी पर लाने का एक प्रयास हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है हम आ जाएंगे, फिर हंसेंगे, फिर वही धूप होगी, सही फिर बात। वही चांदनी होगी। निशाद जी, आपका हाल ही में जो वीडियो आया है खूबसूरत ख्याल, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की कि उसका जो कलर स्कीम था वो काफी डिफरेंट, की रेड एंड येलो कलर का ही उसमें है। तो उसके पीछे का रीजन क्या था, ऐसा पर्टिकुलरली यही कलर्स क्यों? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका हर्षिता, और आपने नोटिस किया, ये बहुत ही हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है। जो और इस वीडियो की जो क्रिएटिव और वोकल डायरेक्टर हैं तस्वीर, उनके लिए काफी एनकरेजिंग बात होगी ये। वो इसलिए कि येलो और रेड बहुत शुभ रंग है। हम्म। जब आप शादी के बारे में सोचते हैं, शगुन के बारे में सोचते हैं, अब देखिए लाल और पीला कलर ही है जो सामने आता है। नो डाउट। तो वो खुशी का कलर है, हम्म। वो शुभ माहौल का, शुभ वातावरण का रंग है। तो इस वजह से हमने लाल और पीले कलर ही इस्तेमाल किए इस पूरे वीडियो में, और उसी की वजह से एक वाइब्रेंसी आपको वीडियो में लगती है। इसमें एक एक ताजापन लगता है, ऐसा लगता है जैसे खुशी की धूप, उम्मीद की किरण, या एक एहसास वैसा पॉजिटिविटी का आता है। ओके। और ये जो वीडियो आपने बनाया, अब आप इसमें फीचर हुए हैं, तो अब आप ही बताइए कि आखिर ये पूरा प्रोसेस क्या था वीडियो बनने का? जी, प्रोसेस इस तरह से था, मैंने जैसा आपको बताया कि ये तालाबंदी के दौरान मैं अपने आप को या अपने दोस्तों को थोड़ा वाकअप करने के लिए, आप जो आपके सर्कल में होते हैं तो कुछ लिखते हैं, उनको सुनाते हैं, तो वो उनको आपने वो लिखा और सुनाया। तो इन बैंड मेंबर्स के साथ भी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा कि चलो यार इसी में कुछ करते हैं ना, कि बड़े घर पे बैठे हुए हैं, कुछ चीजें हो जाती हैं। तो ये हमने तालाबंदी के दौरान इस प्रोसेस की कर दी थी। तब तक अभी तक पूरी तरह से चीजें खुली नहीं थी। अपने अपने घर में हमने वीडियो बनाया है ये। अच्छा। और आप वीडियो देखते हुए आपको लगेगा नहीं कि ये अपने अपने घर में बना हुआ वीडियो है। नो डाउट, ये तो बिल्कुल नहीं मैंने नोटिस किया कि अपने अपने घर में है सब। हाँ, तो ये अपने अपने घर में बना हुआ वीडियो है। और बिल्कुल इसमें कोई मतलब, जैसे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो तालाबंदी के दौरान शोलापुर चले गए थे अपने गांव में, उनका शोलापुर गांव है, तो वो शोलापुर से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मैं अंधेरी बॉम्बे में हूँ तो मैं यहाँ से कर रहा था। जब रागनी शंकर वायलिनिस्ट हैं, वो थाने में रहती हैं, वो वहां से कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो कौन सा एंगल रहेगा, क्या रहेगा, विंडो किस साइड पे आएगी आपने, और ये पूरे का पूरा नॉर्मल एक सिंपल मोबाइल पे शूट किया हुआ वीडियो है। क्योंकि आजकल मोबाइल भी काफी कैमरास उसके हाँ, अच्छे हैं। कैमरा अच्छे हो गए हैं, 4K आ गए हैं। तो उस पे शूट किया हुआ वीडियो है कि किस एंगल से रहेगा वो विंडो किस एंगल पे रहेगी, किसने किस तरफ को लुक देनी है, ताकि लगे कि हम सब एक ही जगह पे हैं। तो इस पे काफी हमारा एक एक कह लीजिए एक जूम कॉन्फ्रेंसेस हमारी इस पे हुई, और सबने बहुत ज्यादा कोऑपरेट भी किया, और सबने बहुत एंजॉय भी किया इस चीज को। ओके। अच्छा, ये कितना आयरॉनिकल नहीं है कि तालाबंदी के टाइम की बात हो रही है, लेकिन नाम है खूबसूरत ख्याल, जो बहुत ही मुश्किल है उस टाइम पे कोई भी अच्छा सा ख्याल आना और ये सब। तो ये टाइटल कैसे आपने डिसाइड किया? जी, तो वो वीडियो इस वजह से हमारा इस तरह से बना कि हम अपनी अपनी जगह पे थे। जब मैंने ये सब कुछ सुनाया, मैं आपको इसका जो उसमें नहीं है, मैं उसका कुछ एक
एक आधा आपको एक्स्ट्रा वो भी सुनाता हूँ जो जो वीडियो में नहीं है, तो आपको हाँ। कि कुछ और मुझको दे ना दे, मुझे खूबसूरत ख्याल दे, जो किसी के आंसू पहुंचते मेरी बात में वो कमाल दे। मैं जिंदगी का गीत हूं, मुझे गा सके ताकि हर सदी। मैं जिंदगी का गीत हूं, मुझे गा सके ताकि हर सदी। तू सागरों में घोल दे, मुझे सूरजों में उबाल दे। तो ये जब मैंने सुनाया, जस्ट वक अप माय पीपल, माय फ्रेंड्स, माय टू whom आई रियली लव, जो एक सर्कल होता है, तो इनको भी सुनाया जैसा मैंने कहा, और उन्होंने कहा कि चलो इस पे कुछ काम करते हैं यार। तो सबने अपने अपने जगह पे बैठ के काम किया। तो वीडियो कैसे बने उसके बारे में डिस्कशन हुई। जैसा मैंने कहा कि जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं हमारी और वोकल डायरेक्टर हैं तस्वीर, उन्होंने कलर सजेशंस दिए और फिर वीडियो के बारे में, और हमने एंगल सेट किए कि ओके इस एंगल से करना चाहिए, और विंडो होनी चाहिए ताकि वो विंडो से लाइट आती है तो वो एक प्रतीक बनता है कि होप का, उम्मीद का, कि रोशनी आ रही है कहीं से और हम बढ़ रहे हैं रोशनी की तरफ। ये कोशिशें जो हो रही हैं हर तरफ से, वो भले सरकार की तरफ से हो, भले सोशली हम खुद कर रहे हों, वो एक उम्मीद की तरफ कोशिशें हो रही हैं, और हम जल्दी उस अपने अपने उस मुकाम पे आ जाएंगे जहां पे हमें होना चाहिए या जहां हम होना चाहते हैं। तो ये हमने अपनी अपनी जगह पे बैठ के अपने अपने एंगल सेट करके ये वीडियो बनाया। और इसके अगर टाइटल की बात करें, काफी आयरॉनिकल है। मतलब तालाबंदी के टाइम पे खूबसूरत ख्याल तो नहीं किसी को आया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। बट इसका मतलब आपने, जाहिर सी बात है कि आपने लोगों की उम्मीद बढ़ाने की कोशिश की, उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। तो आपने इसका टाइटल कैसे डिसाइड किया कि आप इसका नाम ये रखेंगे, खूबसूरत ख्याल? मुझे लगा कि यही टाइटल है जो एक पॉजिटिविटी देता है और सुनने के बाद आपको अच्छा लगता है। क्योंकि जिसको आजकल ख्याल आ रहे हैं या उस तालाबंदी के दौरान ख्याल आ भी रहे थे, या जो वो सुन भी रहा था, वो कोविड की बात, ऐसा हो गया, ये हो गया, इस तरह से हुआ, जो भी, मतलब वो एक डिप्रेसिव सी चीज थी। तो मुझे लगा कि इसका नाम अगर खूबसूरत ख्याल रखेंगे तो वो इन सारे डिप्रेसिव थॉट्स को कंट्राडिक्ट कर देगा और उनको एक पीछे हटा के एक पॉजिटिविटी की का एक जेस्चर मुझे लगा ये, मोर देन एनीथिंग एल्स, दिस टाइटल। ओके, आपको लगता है कि इस कविता को सुनकर लोगों को सच में एक उम्मीद मिलेगी? जिन्होंने अभी तक ये सुनी है हर्षिता, उनको बहुत अच्छा लगा है, नो और डाउट। बहुत पॉजिटिविटी उनको फील हुई है। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे मैसेज हैं जिन्होंने लिटरली थैंक यू फॉर डूइंग दिस लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस इंक बैंड। तो वो एक थैंक यू हमें पता है कि दिल की किस गहराई से निकला होगा। नो डाउट। और उन सब देखने वालों का भी और इसको सुनने वालों का भी इंक बैंड बहुत शुक्रगुजार है। हम 5 के 6 लोग हम इन्वॉल्व हैं इसमें, जितने सारे के सारे लोग वो थैंक यू भी करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आना या वहां लोगों तक ये बात पहुंच जाना ही हमारी एक सफलता है। अच्छा, आपको आपके फील्ड ने कितना क्रिएटिव बनाया है? मतलब जैसे मैंने देखा अभी आपने लॉकडाउन के लिए एक मतलब कविता लिख दी, फिर आपने कोरोना वाले ये डिप्रेसिंग सा जो टाइम था इसको लेकर लिखा। तो आपको क्या लगता है कि आपके फील्ड ने आपको इतनी क्रिएटिविटी दी है, या आप इतने क्रिएटिव थे इसलिए आपने ये फील्ड चूज की? मुझे लगता है फील्ड मैंने नहीं चूज की। अगर आप अपने आप को छोड़ देते हैं, आप यकीन मानिए मैं लेखक नहीं बनना चाहता। अगर आप खुद फील्ड चूज नहीं करते हैं
और अपने आप को खुला छोड़ देते हैं तो वो भी कोई बुरी बात नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आजकल कहा यह जाता है कि आप अपनी फील्ड मैट्रिक के बाद, +2 के बाद चूज कर लीजिए आपको क्या बनना है, फिर उसी दिशा में मेहनत कीजिए। ये एक तरीका है, पर एक तरीका ये भी है कि आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दीजिए, हो सकता है कोई फील्ड आपको चूज कर ले। सही बात, बिल्कुल सही। तो आपके तो साथ यही हुआ था? मेरे साथ यही हुआ। मैंने फील्ड चूज की, फील्ड ने मुझको चूज कर लिया। जो मैंने पहले आपको बताऊं, मुझे इंजीनियर बनाने की कोशिश हुई शुरू में घर वालों की तरफ से, और मैं पहले ही साल में +1 में ही फिजिक्स में और मैथ में फेल हो गया, और फेल होके बड़ा खुश हो गया मैं ओके। कि अब मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा ये साइंस वाइंस। तो वाकई मैंने फिर साइंस छोड़ दी और लिटरेचर में आ गया मैं, ज्योग्राफी लिटरेचर पढ़ने लग गया मैं। और ज्योग्राफी लिटरेचर पढ़ने लगा तो मैं वहां मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट पैदा होने लग गया। अब लिटरेचर हुआ तो पता चला कि हिंदी, बैंकों में हिंदी ऑफिसर रखे जा रहे हैं, तो ऐसा करता हूँ हिंदी में एमए कर लेता हूँ, तो बैंक में ऑफिसर लग जाऊंगा, हिंदी ऑफिसर। तो मैंने हिंदी में एमए कर ली। अब हिंदी में एमए की तो वो साहित्य में इंटरेस्ट की वजह से वो पीएचडी हो गई, जर्नलिज्म हो गया। जर्नलिज्म का हुआ तो कब ट्रिब्यून में नौकरी लग गई चंडीगढ़ में, और कब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ज्वाइन कर लिया ये भी मुझे पता नहीं चला। फिर अचानक एक दिन आपने वो सब कुछ छोड़ भी दिया। तो मैंने ऐसा नहीं, और थोड़ी देर के लिए आपने पढ़ाया भी, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी प्रोफेशन नहीं किए। सीधा मैंने सोचा अब तो मैं राइटर ही बन जाऊंगा। मुझे लगता है कि प्रोफेशन ने मुझे चूज कर लिया। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है ये। तो मतलब फिर वही क्रिएटिविटी फिर बढ़ती गई अब। वही क्रिएटिविटी बढ़ती गई, और अब मुझे, क्योंकि सिर्फ मैं लिखता ही हूँ और लिखना ही मेरा प्रोफेशन भी है और लिखना ही मेरा पैशन भी है, तो एक कहते हैं ना, अब लिखना मेरी आदत में शुमार हो गया है, मेरी शख्सियत का हिस्सा बन गया है लिखना। बहुत सही। अच्छा इरशाद जी, आपको देखकर ना मेरा तो एक है फैन मोमेंट है ही। एंड आपको देखते ही ना मुझे बिल्कुल रॉक स्टार की पूरी एल्बम मेरे दिमाग में तब से चल रही है। 9 साल भी हो गए हैं मूवी को। जी। तो उससे रिलेटेड मेरे कुछ सवाल पर्सनली हैं। तो पहला तो ये कि रॉकस्टार में रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। जी। तो जब आप कोई ऐसे गाना लिख रहे होते हैं तो क्या आपको अपने आप को उस कैरेक्टर में ढालने की जरूरत होती है? ढालने की जरूरत नहीं होती है, मैं वो कैरेक्टर ही होता हूँ। ओके। हाँ, ढालने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती है हर्षिता। वो इस वजह से क्योंकि मैं सिंगल कार्ड सिंगल कार्ड लिरिसिस्ट हूँ। सिंगल कार्ड लिरिसिस्ट आप ये समझ लीजिए कि मैं एक एक दो दो गाने नहीं लिखता हूँ। मैं भीड़ वाला लिरिसिस्ट नहीं हूँ कि एक पिक्चर में अगर 5 गाने हैं तो 5 अलग अलग लिरिसिस्ट ने लिखे हुए हैं और 5 के 5 उस फिल्म को अपनी फिल्म क्लेम कर रहे हैं, यू नो। तो वो वही वाला जो मैं कह रहा था कि साहित्यिक कंज्यूमरिज्म और बेवकूफ फेक वाली बात, बेवकूफ बनाने वाली बात। तो मैं सिंगल कार्ड लिरिसिस्ट हूँ। मैं या तो पिक्चर करता हूँ पूरी की पूरी या नहीं करता। और अभी तक मैंने अगर किसी पिक्चर में एक आधा गाना किया भी है तो किसी और वजह से किया होगा, दोस्ती की वजह से किया होगा, मोहब्बत की वजह से किया होगा, और जो कि बहुत ही कम, एक आधा 2 फिल्में ही ऐसी होंगी। तो क्योंकि मैं स्क्रिप्ट एक बार नहीं कई बार पढ़ता हूं, उसको डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की बजाय मैं अपना इंडिविजुअल जो इरशाद कामिल राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता हूं। राइटर उसको पिक्चराइज करे, डायरेक्टर उसको पिक्चराइज करेगा पिक्चर को। पर क्योंकि मेरी लिटरेचर की बैकग्राउंड है तो मुझे कैरेक्टर की साइकोलॉजी समझ में अलग तरीके से आती है, और कोशिश भी करता हूं उसको समझने की कि मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर क्या है और क्या कहना चाहता है।
इसीलिए अक्सर मतलब लोग ये बात कर भी देते हैं और लिखने वाले लिख भी देते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि इरशाद कामिल एक्टर से या डायरेक्टर से ज्यादा समझ गया है पिक्चर को। ऐसा नहीं है, वो मुझसे ज्यादा समझे हुए होते हैं, इसी उन्हीं की वजह से मैं समझता हूँ। डायरेक्टर ही मुझे समझाता है, वही बताता है कि उसने कंसीव क्या किया है। अब गुरु तो गुरु ही रहता है ना। अब आप वो जो उसका शागिर्द होता है, कई बार ऐसा होता है वो उस चीज को समझ के फिर थोड़ा सा और अपने तरीके से एक्सपेंड कर लेता है। तो इस सिचुएशन में जब पिक्चर वाली जो सिचुएशन है उसमें गुरु सबका डायरेक्टर ही रहता है। वो भले आर्ट डायरेक्टर हो, भले एक्टर हो, भले लिरिक्स राइटर हो, भले म्यूजिक डायरेक्टर हो, वो डिसाइड करता है कि चीजें क्या करनी है। अब आप अपने तरीके से उसके विजन को एक्सप्रेस करते हैं। सही बात। तो मैं वो बन जाता हूं, मैं वो होता हूं जब मैं लिखता हूं। मैं ही मीरा होता हूं, मैं ही हीर होता हूं, मैं ही वेद होता हूं, मैं ही जॉर्डन होता हूं, मैं ही सुल्तान होता हूं, मैं ही हैरी होता हूं, मैं ही सेजल होता हूं, सब कुछ मैं ही होता हूं। वाह, बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। अच्छा, रॉकस्टार में एक गाना भी है, वैसे तो उस मूवी का हर गाना आप लूप पर सुन सकते हो और आज भी सुन सकते हो 9 साल के बाद भी, ऐसे बहुत कम गाने हैं, लेकिन उसका एक गाना है कतिया करूं जी। तो उसकी मेकिंग के बारे में थोड़ा बताएं, जब आपने लिखा क्या मतलब क्या रहा पूरा थॉट प्रोसेस? अरे वाह, मैंने अभी कत्या करूं के बारे में एक एपिसोड किया भी हाल फिलहाल में। 11 नवंबर को पिक्चर की 9वीं सालगिरह थी। हाँ। इस मौके पे मैं अपने चैनल पे उन फिल्म के दौरान मैं उसकी बात करता हूँ जिन गानों के बारे में बात नहीं होती। अच्छा हुआ और बहुत अच्छी बात है आपने इस बारे में बात की। कुन फाया कुन के बारे में बात होती है, नादान परिंदे के बारे में बात होती है, कत्या करूं के बारे में बात नहीं होती, या शहर में हूं तेरे, वो बहुत ही एक फ्रिवलेस सा गाना है, उसके बारे में बात नहीं होती। कत्या करूं बेसिकली एक बहुत ही पुराना पंजाबी का एक फ्रेज है, फोक फ्रेज है, कत्या करूं तेरा रूह मैं सारी रात कत्या करूं। ये मैंने जब मैं जैसे मैंने कहा कि मैंने बताया कि आपको कि मैं कॉलेज में शुरू में आया था, तो हम एक हाइकिंग ट्रैकिंग का कैंप लगाने के लिए गए थे। वहां जब आप ट्रैकिंग पे जाते हो, लंबा रास्ता होता है, चढ़ाई पहाड़ों की, और फिर थोड़ी बोरियत भी, और बातें करते करते भी आप थक जाते हो, फिर आप चलते चलते गाने गाने लग जाते हो ग्रुप में। तो वो उस ग्रुप में हम ये गाना गाते थे। अच्छा। हाँ। और वो इसमें ऐसा होता था कि हर आदमी अपनी अपनी लाइन जोड़ देता था, है ना। तो वो अपनी लाइन जोड़ देता था। तो ये मेरे पास समझ लीजिए उस अपने शुरुआती कॉलेज के दिनों की बात, एक मेमोरी मेरे थी, जिसको मैंने रॉकस्टार में यूज किया। वो मुझे ऐसा लगा कि शायद कत्या करूं तेरा रूम मैं सारी रात कत्या करूं, उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि ये कोई सेंसुअलिटी की बात है। लेकिन जब इसकी कंपोजिशन बनी और मैं थोड़ा सा, मेरी थॉट मैच्योर हुई इसको एज ए राइटर, तो मुझे पता चला कि ये सेंसुअलिटी की बात नहीं है, ये मार्फत की बात है, ये सूफीज्म की बात है, ये इबादत की बात है, ये गुरु की, ये पीर की बात है और उसके मुरीद की बात है कि मैं तुम्हारा जिक्र, तुम्हारा सिमरन सारी रात करूंगा। तो वही एक फील हमने उस कत्या करूं में डालने की कोशिश की। अच्छा, आपको खुद को लिखने के बाद नहीं होता वाह भाई मैंने क्या लिख दिया है, कितना अच्छा है, मतलब मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि वाह। मुझे कई बार खुशी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ क्यों बोलूं कि मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती। मैं बड़ा खुश होता हूं कि अरे वाह मैंने क्या बात लिखा है। और कई बार वो खुशी 10 मिनट रहती है, कई बार वो 10 दिन रहती है, लेकिन कई बार वो खुशी अफसोस में बदल जाती है जब एक बहुत अच्छी लाइन आपको लगता है आपने लिखी होती है और लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते या उसको समझ नहीं पाते।
नो डाउट। और उससे आप का राइटर, मतलब एज ए पर्सन, नॉट यू आर, आपका राइटर कई बार डिसअपॉइंट हो जाता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक मेरी रांझना पिक्चर आई थी। रांझना में एक गाना था, ऐसे ना देखो। ऐसे ना देखो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। रहमान साहब का गाया था गाना। उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि तुम दूर से आती शहनाई की आवाज, मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते। अब मुझे ये बहुत ही बढ़िया लाइन लगती थी कि पतझड़ में खोया पत्ता, रेगिस्तान में खोया आंसू, पतझड़ का पहला पत्ता, या मैं गुजरा वक्त नहीं मिलूंगा। तुम दूर से आती शहनाई की आवाज, मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते। जिनको वक्त मोहलत ही नहीं देता गीत सुनने की, सच में। जिनको पता ही नहीं होता कि गीत सुनना भी कोई एक अपने आप को एंटरटेन करना भी जरूरी काम होता है जिंदगी का। राइट। जिनको रोटी की फिक्र कुछ और सोचने की मोहलत ही नहीं देती, मैं उन लोगों का गीत हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब लिखी थी तो लगा था कि यार ये बहुत मीनिंगफुल लाइन है, बहुत, जैसे कहते हैं आप कुछ प्रेग्नेंट लाइंस लिखते हैं ना, कि जिसकी तशरीह, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो पेजेस भर सकते हैं। तो मुझे लगा था कि ये वैसी लाइन है। तो कई बार अफसोस भी होता है वो उतने शिद्दत के साथ जब लोगों तक नहीं पहुंचती। तो सही बात। अच्छा इरशाद जी, आजकल ना सब लोगों को कंप्लेन रहती है, जैसे मेनली मैं बताती हूँ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका अक्सर ये होता है कि आजकल के गानों में तो मीनिंग ही नहीं बचे हैं, या इतनी रैप्स आ रही है, या और कुछ नहीं तो पुराने गानों के ही रीमेक्स आ रहे हैं मैक्सिमम, नए गाने बहुत कम आ रहे हैं, और नए गाने ऐसे बहुत कम आ रहे हैं जिन्हें आप लूप पर सुन सकें। कि लोगों का अक्सर मानना यही हो गया है कि अब मीनिंग नहीं है लिरिक्स में, वो मजा नहीं है, कुछ भी लिख रहे हैं। तो आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना ये है कि ये बहुत बाइस्ड राय है। बाइस्ड राय ये है कि आप किसी एक स्टूडेंट को या दो स्टूडेंट को एग्जामिन करके पूरी क्लास के बारे में वो राय नहीं दे सकते, पहली बात। तो आप अगर पुराने गानों को अच्छा मानते हैं, पुराने गाने मतलब आप ये मानते हैं कि 80 के बाद के गाने बहुत अच्छे थे, 80 से 90 तक का दौर कोई बहुत ज्यादा अच्छा म्यूजिक का दौर नहीं रहा मेरे ख्याल से। तो वो गाने अगर अच्छे हैं, आप उनमें से भी सिर्फ 100 गाने ही सुनते हैं। नो डाउट। आप लिस्ट बना लीजिए अपने पसंदीदा पुराने गानों की, कोई भी आदमी 50-100 से ऊपर जा ही नहीं सकता। जबकि गानों वाली, बोलने वाली पहली आलम आरा पिक्चर जब बनी थी 1933 में, उसमें भी 4-6 गाने थे। तब से हर पिक्चर में गाने आ रहे हैं, गाने आते हैं। मतलब आप 1933 में अगर पहली पिक्चर बनी थी तो 87 ईयर्स से पिक्चरें बन रही हैं, और आप अगर मोटा अंदाजा लगाएं तो साल में 200 पिक्चरें बन रही हैं, और उन 200 पिक्चरों में अगर एवरेज आप निकालें तो 5 गाने तो होते ही हैं। तो कितने लाख गाने हो गए, आपको अंदाजा है इस बात का? और उतने लाख गानों में से आप 100 गाने चूज करके कहते हैं कि पुराने गाने बहुत अच्छे थे। अच्छे गानों की और बुरे गानों की पहचान वक्त कराता है। लाखों गानों में से वक्त की छन्नी ने 100 गाने छांट के आपको दे दिए, और वो भी आपने खुद नहीं छांटे, रेडियो वालों ने या बाकी लोगों ने छांटे, आप उन्हीं को सुनी, आप उनको सुन रहे हैं। तो आज के म्यूजिक को भी आप वक्त दीजिए, वक्त की छन्नी इनमें से भी अच्छे गाने छांटेगी, और आज से 20, 25, 30 साल के बाद आपको 100 गाने चुन के देगी। हाँ। और आने वाली जनरेशन यही कहेगी जो आप अभी कह रहे हैं कि पुराने गाने अच्छे होते थे यार। नयों में वो बात नहीं है। हाँ। सही बात, बिल्कुल।
और ये बहुत अक्सर सुनने को मिलता है, किसी से भी आप बात कीजिए, जो भी बड़े लोग हैं सबका यही होता है, नहीं गाने तो वो हमारे तो, वक्त में होते थे। हाँ नहीं मैं कहता हूँ ये तो बिल्कुल होता ही है ये। अब हम्म, बेटा तो बाप से बेटर नहीं हो सकता ना, बाप से बेहतर बेटा नहीं हो सकता, बेहतर तो बाप ही रहेगा, सही बात। है ना। वो हम्म, जैसे म- मेरे फादर के फादर बोलते होंगे कि हमारे जमाने में होते थे कपड़े तो यार तुम क्या हम्म, पहनते हो, उनके फादर को बोलते होंगे कि यार हमारे जमाने में खाते थे खाना, तुम क्या खा रहे हो, ये सही फर्टिलाइजर, बात। ये नकली घी, और क्या कर रहे हो तुम। तो ये तो हम्म, जनरेशन टू जनरेशन तो सच में। चीजें चलती हैं। हाँ, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, मतलब किस सिंगर, डायरेक्टर, कंपोजर के साथ आप कोलैब कर रहे हैं? जी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे हैं, अतरंगी आ रही है, आनंद एल राय म्यूजिक हम्म, डायरेक्टर हैं उसके, और ए आर रहमान साहब का म्यूजिक है। हम्म, और इसके अलावा तड़प आ रही है, मिलिंद लूथरिया साहब डायरेक्टर हैं, और प्रीतम दा का म्यूजिक है। और इसके अलावा अनफेयर एंड लवली आ रही है, जिसके बलविंदर जंजुआ नए डायरेक्टर हैं, और अमित त्रिवेदी का म्यूजिक है। ओके। हाँ तो इस तरह से कुछ 3 प्रोजेक्ट हैं। एक जयललिता प्रोजेक्ट है मेरा, जिसमें ओके। साउथ के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जीवी प्रसाद, हम्म, पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और विजय डायरेक्टर हैं। एक वो आ रही है, तो 4 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है इमीडिएटली। ओके। अच्छा इरशाद जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने वेब सीरीज के लिए गाने नहीं लिखे ना अभी किसी? जी नहीं, वेब सीरीज के लिए मैंने नहीं गाने लिखे। अब जैसे वेब सीरीज है तैश हुई या स्कैम 1992 हुई, इनमें भी काफी गाने वाने हैं, तो आपका कोई इरादा नहीं है वेब सीरीज के लिए गाने लिखने का या क्या? ऐसा भी नहीं है कोई, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कोई आया भी हम्म, नहीं मुझे वेब सीरीज के लिए गाने लिखवाने के लिए। और मुझे कोई हम्म, वेब सीरीज की ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ कि किस तरह का काम होता है या क्या काम हम्म। हो रहा है। तो अगर कोई ऑफर अच्छी आएगी तो हो सकता है मैं लिख भी लूँ। ओके। हम्म। ठीक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाने से पहले ये बताइए कि आपने आज तक जितने भी गाने लिखे हैं, उनमें से पर्टिकुलरली आपकी फेवरेट कोई एल्बम या आपका पर्टिकुलर फेवरेट सॉन्ग जिसका आपको लगता हो कि आइडिया जो था वो बहुत ही पावरफुल था? आइडिया पावरफुल, मुझे लगता है मैं हर गाने पे उतनी ही मेहनत करता हूँ हर्षिता, वो गाना हम्म, पॉपुलर हो या ना हो, कोई सुने या ना सुने। जैसा कि मैंने हम्म, आपको ऐसे ना देखोगा उदाहरण भी दिया, एक एग्जांपल दिया, हम्म। तो मेरे लिए सब गाने अच्छे हैं, सारी एल्बम्स अच्छी हैं, और आगे भी जो मैं करूंगा वो भी सारी अच्छी होंगी, और मैं उतनी मेहनत के साथ काम करूंगा। लेकिन कोई अपना फेवरेट नहीं है आपका? मेरा कोई ऐसा फेवरेट नहीं है, कोई एक एल्बम मैं बोलूंगा तो मैं, अब ऐसे वाली बात हो जाती है, आप बाकी एल्बमों के साथ ज्यादती कर देते हैं। नो डाउट। हाँ। सो थैंक यू सो मच इरशाद जी फॉर जी जॉइनिंग बहुत अस। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा जी, आपका और ललन टॉप का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमसे बात करके अच्छा लगा होगा। जी बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमेशा उतना मुझे ही उतना ही अच्छा जितना आपके गानों को सुनकर हमें अच्छा लगता है। अब मुझे ये तो अंदाजा नहीं है कि मेरे गानों को सुनकर आपको कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हम 6 के 6 जो इंक बैंड के मेंबर हैं वो आपको बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं, एंड थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच मच। ललन टॉप, एंड थैंक यू वेरी मच हर्षिता फॉर दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।